फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करेंगे क्लास 10 के साइंस का, जो आपके टर्म 2 में चैप्टर आ रहा है, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर के हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। ये जो पोर्शन है ये मैंने मस्ट डू से लिया है और मस्ट डू बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके सारे ही क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने पिछली वीडियो में इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। अगर अभी तक आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स मैं जब इस वीडियो में बताऊंगी तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के मस्ट डू के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो अगर पहले आपने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चंस पर चलते हैं। ये सारा ही चीज़ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, प्रजनन क्या है। ये इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वैसे तो मस्ट डू में ही दिए हुए हैं, पर मैं आपको मस्ट डू में भी मार्क करवा रही हूँ। तो प्रजनन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका आंसर प्रजनन क्या है, इसका आंसर आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा। ये जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। प्रजनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आप सभी नोट कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि द्विखंडन और बहुखंडन विधि में कोई दो अंतर लिखिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विखंडन और बहुखंडन विधि में कोई अंतर लिखना है। सबसे पहला काम तो आपको द्विखंडन और बहुखंडन का आता है तो आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है, ठीक है। द्विखंडन का डायग्राम और बहुखंडन का डायग्राम, और उदाहरण की अमीबा और लेशमानिया, ठीक है। द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में होता है और लेशमानिया में होता है। और बहुखंडन किस में होता है? प्लाज्मोडियम में होता है। तो बहुखंडन द्विखंडन किस में होता है? जिसमें एक कोशिकीय जीव दो कोशिका में विभाजित हो जाता है, उसे द्विखंडन कहते हैं। तो द्विखंडन के पोर्शन में आपको इतना लिखना है। उसके बाद आप आ जाएंगे बहुखंडन पे। फिर बहुखंडन की ये पूरी डेफिनेशन आपको उस क्वेश्चंस के आंसर में लिखने, क्योंकि 2 पॉइंट बोला है, एक में तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे और दूसरे पॉइंट में इसका उदाहरण लिखेंगे। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि द्विखंडन और बहुखंडन विधि में अंतर लिखिए, तो आपको यही लिख देना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में मुकुलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको याद बिल्कुल अच्छे से इसको रट के जाना है कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन प्रक्रिया दिखाने के लिए उचित क्रम में एक नामांकित चित्र बनाएं। हाइड्रा में मुकुलन का डायग्राम इसमें आपको बनाना है। ये आपको डायग्राम दे रखा है हाइड्रा में मुकुलन। ये डायग्राम आपको सेम टू सेम इस क्वेश्चन में बना देना है। क्वेश्चन क्या था? हाइड्रा में मुकुलन का चित्र, तो हमने बना देना है। उसके बाद 4th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एक अमीबा जो है प्रजनन करता है, और उचित क्रम में इस प्रजनन के विभिन्न चरणों को भी बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है। अमीबा किस विधि से प्रजनन करता है? द्विखंडन विधि से। और आपको द्विखंडन विधि जैसे अमीबा प्रजनन करता है उसका डायग्राम बना देना है। डायग्राम कहाँ पे? इसमें भी बन रखा है डायग्राम, आप इसमें से भी बना सकते हैं। ये रहा, ये हो जाएगा आपका आंसर। और उसके बाद आपको ये भी लिखना होगा कि द्विखंडन विधि से जो अमीबा है वो प्रजनन करता है। उसके बाद 5वां प्रश्न है हमारा, एक छात्र माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्थायी स्लाइड देख रहा है जो यीस्ट कोशिका में मुकुलन द्वारा, इसमें ये थोड़ा सा घुमा के दिया है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। यीस्ट कोशिका में मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। अब उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में, वो इसमें आपको बनाने को बोल रहे हैं। तो जो मुकुलन का जो ड्राइंग, जो यीस्ट जिस प्रकार से मुकुलन करता है, आपको उसी का डायग्राम बनाना है। इसमें उसका भी डायग्राम दे रखा है। ये हो जाएगा आपके यीस्ट मुकुलन कर रहा है। ये वाला डायग्राम आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बनाना है। यीस्ट है, यीस्ट में क्या हुआ? मुकुल हुआ, फिर उससे उभार हुआ और उसके बाद एक नए जीव का विकास हुआ और नया जीव अलग होकर विकसित हो जाता है। इस जो
यीस्ट है उसमें भी मुकुलन ही होता है और हाइड्रा में भी मुकुलन होता है और हाइड्रा में पुनरुद्भवन भी होता है। तीनों चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मक के नाम लिखिए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। नर युग्मक और मादा युग्मक का नाम लिखना है। नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु। उसके बाद लैंगिक जनन का महत्व बताइए कि जो लैंगिक जनन है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें आपको ये तीनों ही पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, ये पूरा ही आपका आंसर हो जाएगा कि लैंगिक जनन का महत्व, कि इससे जो है विभिन्नता आती है, वेरिएशन आता है और जैव विकास होता है, अर्थात नई प्रजाति का निर्माण होता है। और यह एक प्रजाति में डीएनए को बनाए रखती है। क्यों बनाए रखती है डीएनए को? क्योंकि हर जनक से संतति में डीएनए का स्थानांतरण होता है और गुणों का गुण जाते हैं, है ना। जनक जो जीन्स होते हैं वो माता पिता से अपने बच्चों में जाते हैं डीएनए के द्वारा। तो इसलिए ये डीएनए की प्रजाति को भी बनाए रखती है, ये विभिन्नता को भी बनाती है और विभिन्नता आती है, इसलिए क्या होता है, जैव विकास होता है। ये सारी ही चीज़ें लैंगिक जनन में होती है, इसलिए लैंगिक जनन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसमें आपको फ्लावर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बिल्कुल अच्छे से रट कर जाना है। अगर ये डायग्राम कम से कम 2-3 नंबर में बनाने को आ ही सकता है, तो इस डायग्राम की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। पुष्प का नामांकित चित्र, ये आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दिखा रखा है। अब पुष्प में क्या होता है, स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है। स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होता है। पुंकेसर में परागकोश और तंतु होता है। और ये जो ग्रीन ग्रीन लीव्स होती हैं, ये क्या होती है, इसे बाह्यदल कहते हैं और पंखुड़ी को तो पंखुड़ी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको फ्लावर का डायग्राम बना देना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के मादा और नर जननांग के भाग लिखिए। इसमें आपको पुष्प के मादा यानी कि स्त्री केसर और नर के जनन भाग यानी कि पुंकेसर, आपको दोनों का नाम लिखना है। इसमें आपको क्या करना है, यही सारी चीज़ें लिख देनी है। पुंकेसर का ये जनन भाग होता है और स्त्री केसर का ये जनन भाग होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प, इन दोनों के आपको 2-2 उदाहरण देने हैं। अब उदाहरण भी इस मस्ट डू में, ये सारी ही क्वेश्चंस का आंसर आपको इस मस्ट डू में दे रखा है। तो उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण दे रखा है, बस आपको उदाहरण कहा गया है क्वेश्चन में, तो आप उदाहरण ही लिखेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण सरसों और चाइना रोज़ और एक लिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता और तरबूज, ये आप लिख देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में मादा जननांग के कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है। तो इसको याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि बीज किस में बीज कौन सा भाग बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजांड, बीज से ही बना हुआ है बीजांड। तो बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। और फल कौन सा भाग बनता है, तो फल बन जाता है अंडाशय। जो पुष्प का अंडाशय भाग होता है वो फल बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर क्या होगा, बीज में परिवर्तित हो जाता है बीजांड और फल बनता है अंडाशय। उसके बाद विस्तार से समझाइए कि किस तरह परागण से नलिका विकसित होती है। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है और 2-3 नंबर के में आ सकता है, तो आपको इसमें पूरा इसका प्रोसेस लिखना है। आपको इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, प्रोसेस की आपको, कि जो पौधे हैं उसमें परागकण जब एक पुष्प से या दूसरे पुष्प से अपने ही पुष्प या किसी और पुष्प पे जब जो परागकण है वो स्थानांतरित होते हैं, तो वो किस प्रकार से नलिका विकसित करते हैं, मतलब किस प्रकार से, इसका डायग्राम भी इसमें दे रखा है। ये देखिए, ये चीज़, इस प्रोसेस को आपको पूरा इसमें दर्शाना है, मतलब इसको पूरा आपको लिखना है कॉपी में। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे, तो ये जो है ये शॉर्ट में है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिख देनी है कि युग्मक इतना लिख देना है कि युग्मक के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। पौधे में निषेचन के बाद क्या होता है, जब ये नलिका विकसित करके मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं निषेचन। और परागकण स्टाइल के माध्यम से अंडाशय तक पहुंचते हैं, यानी ये जो लाइन है ना, जो नलिका विकसित हुई है, इसी को स्टाइल कहते हैं। इसके माध्यम से ये अंडाशय तक पहुंचते हैं और पराग नलिका में
दो नर जनन कोशिकाएं और एक मादा जनन कोशिका होती है। कितनी नर जनन कोशिकाएं होती है? दो। और मादा जनन कोशिका कितनी होती है? एक। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना है। और अगर मान लीजिए एग्जाम में आता है और अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसे आप बना के भी लिख सकते हैं। कैसे बना के लिख सकते हैं? आप इतना लिख देंगे कि जब एक पुष्प से परागकण स्थानांतरित होता है तो वो दूसरे पुष्प पर जो परागकण है वो एक नलिका विकसित करता है, और नलिका विकसित करने के बाद वो उस नलिका के सहायता से जो मादा युग्मक होता है अंडाशय में जो स्थित होता है, मादा युग्मक से मिलता है, निषेचन होता है और युग्मनस का निर्माण करता है। ऐसे करके आप स्टेप वाइज लिख देंगे। इसके बाद आप लिख सकते हैं कि जो युग्मनस है वो भ्रूण में परिवर्तित होता है। इस दौरान पौधों में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। और क्या, और आप लिख सकते हैं इसमें कि जो बीजांड है वो बीज बन जाता है और जो अंडाशय है वो फल बन जाता है। यहाँ पे आपका ये पूरा क्वेश्चन जो है विस्तार से बोला था आपने, विस्तार से समझा दिया, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चित्र द्वारा दर्शाना है भावी जड़ और भावी तना। ये भी आ सकता है। वैसे तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। भावी जड़ और भावी तना, ये क्या होता है कि जब जड़ भावी यानी कि जब जड़ निकलने वाला हो और जब तना ऊपर से निकलने वाला और जब जड़ नीचे से निकलने वाला हो, वो डायग्राम आपको बनाना है। तो ये जो है उसका डायग्राम है। प्रांकुर जो है और मूलांकुर, आप बोलोगे कि इसमें भावी जड़ और भावी तना पूछा था, तो ये तो मूलांकुर और प्रांकुर है, लेकिन इस प्रांकुर से ही तने का विकास होता है और मूलांकुर से ही जड़ों का विकास होता है। तो ये तुरंत उसकी स्टार्टिंग सिचुएशन है जब वो तना विकसित हो रहा है और जब वो जड़ विकसित हो रहा है, मतलब भावी तना और भावी जड़। तो उसमें यही डायग्राम बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। जब भी आए कि भावी जड़ और भावी तने का दर्शाइए तो आपको यही डायग्राम बना देना है। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर तो अभी तक हम अलैंगिक जनन और पुष्पों का पढ़ा। अब हमारा वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। ये भी वैसे तो आपको पता होगा, पर ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वृषण होते हैं मतलब जो नर जनन तंत्र होता है उसका भी डायग्राम आपको याद रखना है। मादा जनन तंत्र की तो पूरी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, उसमें से तो आना ही आना है। और जो नर जनन तंत्र है उसका डायग्राम बनाने को ना आ सके लेकिन उसके बारे में पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो जो वृषण होते हैं वो उदर गुहा के बाहर क्यों स्थित होते हैं, तो वो उदर गुहा के बाहर इसलिए स्थित होता है। इसका आंसर भी मस्ट डू में दे रखा है कि यह वृषण उदर, यहाँ से आप लिखेंगे, पहले लिखेंगे वृषण उदर गुहा के बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए वृषण को शरीर की तुलना में कम तापमान बनाए रखना पड़ता है। क्यों होते हैं? क्योंकि शुक्राणुओं का उत्पादन जो कि जनन के लिए आवश्यक है। तो शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जो वृषण है उसको शरीर की तुलना से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम बनाए रखना पड़ता है, इसीलिए उसे शरीर से अलग रखा गया है। क्योंकि शरीर का तापमान उससे वृषण गुहा से थोड़ा सा ज़्यादा होता है और वृषण गुहा का शरीर से थोड़ा कम होता है। क्यों बनाया गया है मैं रिपीट कर रही हूँ, आप भी रिपीट करिए कि वृषण जो है वो उदर गुहा के बाहर होता है क्योंकि शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए वृषण को शरीर की तुलना में कम तापमान बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, इतना याद हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आपको बताना, जो शुक्राशय ग्रंथि, ये भी नर जनन तंत्र का ही क्वेश्चन है। शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य लिखने हैं आपको, ये भी मस्ट डू में दे रखा है आपके। देखिए यहाँ पे ग्रंथियों लिखा है लेकिन आपको अलग अलग कर ही लिखना है कि शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि। आपको यहाँ से लिखना है अपनी कॉपी में, यहाँ से कि शुक्राशय ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि एक स्राव निकालते हैं जो शुक्राणु को पोषण एवं तरल माध्यम देते हैं। ये इनका काम क्या है? इनका काम है ये एक स्राव निकालना जो कि शुक्राणु को पोषण देते हैं और उन्हें तरल माध्यम में लाते हैं। तो शुक्राणुओं को पोषण देने के लिए और उनको तरल माध्यम में लाने के लिए ग्रंथियों का कार्य करना बहुत आवश्यक है। ठीक है,
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मादा जनन तंत्र के चित्र में इन चीज़ों को नामांकित करना है। अंड बनने का स्थान कहाँ पे बनता है, निषेचन कहाँ पे होता है और शिशु का विकास का स्थान कौन सा है। तो मैं आपको अब इसका डायग्राम पे दिखाऊंगी, पर मैं आपको ओरली बता रही हूँ कि जो अंडा बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो अंड कोशिका में बनता है। और निषेचन कहाँ पे होता है, वो अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है, गलती मत करिएगा। शिशु का विकास कहाँ होता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा गर्भाशय में शिशु का विकास होता है। ये देखिए, ये है आपके मादा जनन तंत्र का पूरा डायग्राम। ये देखिए, यहाँ पे जो अंडाशय है, यहाँ पे आपके अंडाणु का निर्माण होता है। और अंडवाहिका ये जो आपकी नली दिख रही है, ये अंडवाहिका, यहाँ इसे हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें निषेचन होता है। अंडवाहिका में क्या होता है, अंडवाहिका में निषेचन होता है। और जहाँ पे शिशु का विकास होता है, शिशु का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। ठीक है, शिशु का विकास कहाँ होता है, आपको ये डायग्राम इस क्वेश्चन के आंसर में बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला चित्र में, यानी कि चित्र बनाकर आपको इन तीनों चीज़ों के स्थान को दर्शाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु एवं विषाणु से होने वाले दो यौन संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। ये भी आ सकता है कि यौन संचरण रोग है वो क्या होते हैं, या आप उससे क्या समझते हैं, तो इसका डेफिनेशन भी आपको लर्न होना चाहिए। और ये जो जीवाणु और विषाणु से होने वाले जो रोग हैं, इनके उदाहरण तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है आपको, कि जो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग भी कहते हैं। जीवाणु जनित रोग है सिफिलिस और गोनोरिया, मतलब कि जीवाणु से होने वाले दो रोग है सिफिलिस और गोनोरिया। कौन है, सिफिलिस और गोनोरिया, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, सिफिलिस और गोनोरिया। और विषाणु से होने वाले रोग है मस्सा रोग, HIV और एड्स। कौन कौन से, विषाणु से यानी कि वायरसेस द्वारा जो होते हैं, मस्सा रोग, HIV और एड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी में अंतर बताइए। नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली जो नसबंदी है वो पुरुषों में होती है, और जो ट्यूबेक्टोमी है वो लेडीज़ यानी कि मादा में होती है। अब लिखेंगे कैसे आप, कि जो पुरुषों में नसबंदी का पुरुष जो है वो नसबंदी कराते हैं, और इसके अंतर्गत क्या होता है, जो शीश्न है, शीश्न को ढकने वाले कंडोम स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, शीश्न में जो क्राणुओं के स्थानांतरण को रोकने वाले कंडोम स्थापित कर दिए जाते हैं, इसे हम कहते हैं पुरुषों में नसबंदी। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, तो महिलाओं में जो योनि मार्ग होता है उसमें कॉपर टी स्थापित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि अंडाणु का और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाता, निषेचन नहीं हो पाता है। तो यही डिफरेंस है नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी में। नसबंदी पुरुषों में होती है, ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में होती है। इतना तो आपको कम से कम ध्यान में रखना ही है। ठीक है, और नसबंदी में क्या होता है, शीश्न को ढकने वाले कंडोम स्थापित किए जाते हैं, और ट्यूबेक्टोमी में योनि मार्ग में क्या करा जाता है, कॉपर या लूप लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कर लिए। मस्ट डू के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे ही क्वेश्चंस को कर लिया है। मैंने आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। और आई होप अगर अभी तक आपने कॉपी में नहीं नोट किया तो वीडियो को दोबारा देखकर जैसे जैसे मैं आंसर बता रही हूँ उसी टाइम आप कॉपी में लिख लीजिए अभी। ठीक है, तो आपका बिल्कुल काम कंप्लीट हो जाएगा, और फिर आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लीजिएगा। ये चैप्टर पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपके साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिया, आपको सारे ही क्वेश्चंस के आंसर बता दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर की वीडियो भी देख लीजिएगा, मैंने उसकी अलग से बनाई है। इसमें तो बस मैंने आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराए हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने बस आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराए हैं। इस चैप्टर को पूरा मैंने नेक्स्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं कमेंट में डाल दूँगी। सो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। जब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, एग्ज़ाम आने वाले हैं, बहुत ही कम दिन बचे हैं, पूरी तरह से जुट जाइए और अच्छे नंबर ज़रूर लाइए। ओके, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।